नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल सुनते ही जर्जर बिल्डिंग, जर्जर व्यवस्था की तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है। मगर आज आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एमपी में 5000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पहली क्लास में कोई स्टूडेंट ही नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर सरकारी स्कूलों का यह हाल है क्यों? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल के करीब बैरसिया में रहने वाले मंगल तावड़े सरकारी स्कूल में अपनी बिटिया का दाखिला कराना चाहते थे। स्कूल गए तो देखा जर्जर भवन से छत में बारिश का पानी टपक रहा है, शिक्षक कम हैं। ऐसे में एक होटल में काम करने वाले मंगल ने अपनी बिटिया का एडमिशन निजी स्कूल में करवा दिया। पहली क्लास में मेरी लड़की पढ़ती थी, मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो छठ टपकती भैया। अच्छा, पानी भरा था? हाँ, पानी भरा था और फिर मैंने प्राइवेट में करवाया। प्राइवेट स्कूल? हाँ, स्कूल में। तो महंगा होगा सब बहुत। हाँ तो सर बहुत महंगा है ना स्कूल। वो फिर किताबें भी बहुत महंगी आती सर, इसलिए मैंने लड़के का एडमिशन प्राइवेट में करवाया। मंगल अकेले नहीं हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 5501 सरकारी स्कूलों में किसी भी बच्चे ने पहली में एडमिशन नहीं लिया। 25000 ऐसे स्कूल हैं जहां पहली में इक्का दुक्का बच्चों ने दाखिला लिया। 11345 स्कूलों में 10 बच्चों का नामांकन हुआ है। सिवनी, सतना, नरसिंहपुर, बैतूल, खरगोन, सागर, विदिशा, रायसेन, मंदसौर, देवास जैसे जिले सर्वाधिक शून्य दाखिले वाले जिले हैं। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के स्कूलों से जुड़े हुए वार्षिक आंकड़ों की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आंकड़े बताते हैं स्कूलों के किस तरीके के हालात मध्य प्रदेश में हैं और किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था का स्तर मध्य प्रदेश में चल रहा है। बड़े पैमाने पर ना सिर्फ अभिभावकों का स्कूलों से मोहभंग हो रहा है, बल्कि सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। उधर शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग में व्यस्त है। मिड डे मील, मुफ्त यूनिफॉर्म से ज्यादा माँ बाप को स्वच्छ पीने के पानी, शौचालय, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की उपस्थिति की फिक्र है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मतलब अच्छी एजुकेशन मिले और स्कूल का माहौल ऐसा हो कि बच्चा वहाँ पर कुछ मतलब एक्टिव हो। गवर्नमेंट स्कूल का दिन ब दिन ढलता जा रहा है, बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हैं, ये सबसे मेजर है। फिर जो टाइम टेबल जो होता है, जो फॉलो किया जाता था हमारे टीचर्स के द्वारा, वैसे टीचर्स भी नहीं और उस तरह से फॉलो भी किया नहीं जा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि हमारे बच्चे अब सरकारी में न जाते हुए पढ़ाई अपनी प्राइवेट में करवाएं और अच्छे से अच्छे उनका स्टैंडर्ड मतलब बना रहे हैं। इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाएं। अभिभावकों की फिक्र गैर वाजिब भी नहीं। ये सरकारी दस्तावेज ही बता रहे हैं कि राज्य के 7189 स्कूलों को मरम्मत की जरूरत थी। बजट भी मिला, बस मरम्मत नहीं हुई। उधर शिक्षकों के मामले में राज्य के 46 जिलों में 1275 स्कूल में एक शिक्षक भी नहीं है, यानी वो भगवान भरोसे हैं। 47 जिलों के 6838 स्कूल एक शिक्षक चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 94,039 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें लगभग 1,70,000 अतिथि शिक्षक हैं। शासन स्तर से वो सुविधाएं, भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इनका फर्क ही पड़ता है। टीचर्स भी जो गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे होने के कारण टीचर्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, दूसरे कदर काम में लगे रहते हैं। उसके कारण भी अभिभावकों का ये रहता है कि यार टीचर्स तो रहते ही नहीं है, तो उसका फर्क भी शिक्षण व्यवस्था पे पड़ता है। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। राजधानी की बात करें तो एक क्लासरूम में 4-4 विषय के पढ़ाए जाते हैं और 4-4 टीचर उसमें आके पढ़ाते हैं 4-4 विषयों को। आप बता दीजिए कि विद्यालय के भवनों का कितना अभाव होगा मध्य प्रदेश भर में। जब राजधानी में ये स्थिति हो रही है तो प्रदेश भर में कितनी खराब स्थिति होगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के जिले में ही सबसे ज्यादा ऐसे स्कूलों की संख्या है जिनमें कोई नया प्रवेश नहीं हुआ है। हमारा सरकारी स्कूलों में नर्सरी का प्रावधान नहीं था, तो वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। एक बार प्राइवेट में चला गया बच्चा तो चला गया। हम एक पूरा ड्राइव चलाएं, इसको मतलब इसमें सभी को शामिल करें। गांव का सचिव है, जीआरएस है, शिक्षक हैं, कि जो बच्चे 6 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं 30 सितंबर तक, उनको हर हाल हम स्कूल में लाने का काम करें, वो हम काम करें।
ये हालात तब हैं जब मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में स्कूली शिक्षा पर 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च हो चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है। सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया जाता है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन जो रिपोर्ट में आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इन सब के बीच में जिम्मेदार कहते हैं कि एक बार निजी स्कूल में गया बच्चा दोबारा लौटकर नहीं आता, लेकिन मध्य प्रदेश के हालात कब बदलेंगे इसकी बात करने वाला कोई सामने नहीं आता। इन सब के बीच में राजधानी भोपाल में ऐसे कई स्कूल हैं इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, वो स्कूल भी ऐसे ही है जिसके एक कमरे में 4 कक्षाएं संचालित की जाती हैं और चारों वक्त अलग अलग विषय पर बच्चों के कान में अलग अलग टीचर की आवाज़ पड़ती है। क्यों राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। मुद्दा गंभीर है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब, मशहूर शिक्षाविद, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर जवाहर, मैं आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ एमपी अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा जवाहर सर आपसे है। जवाहर सर, किसी भी पीढ़ी, किसी भी युग का पिता होगा, उसकी दिली ख्वाहिश रहेगी कि उसका बेटा उससे 2 कदम आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा काम करे, अच्छा पैसा कमाए। और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा तभी आगे जाकर वो कामयाब भी होगा। सरकारी स्कूलों की हालत किससे छिपी है? ऐसे में ये क्या चौंकाने वाली बात होगी, या कितना आप भी चौंक रहे हैं इस आंकड़े से कि एमपी में 5500 स्कूल ऐसे हैं जहां इस बार फर्स्ट क्लास में कोई एडमिशन ही नहीं हुआ? हाँ, ये चौंकाने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि 2 त्रुटियां दिखती हैं मुझे। एक तो है, मान लीजिए कोई 3 वर्ष में स्कूल भर्ती होता है, हाँ, तो कोविड के टाइम का स्कूल का बच्चा होगा वो, हाँ, तो उस समय स्कूल में भर्तियां करीब करीब बंद हो गई थी, माँ बाप स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा ये है कि ये मुझे लगता है कि ये बेवकूफी भरा निर्णय है शिक्षा का अधिकार कानून में कि 6 वर्ष की उम्र नहीं होगी तो आप कक्षा 1 में नहीं भर्ती ले सकते, क्योंकि कोई बच्चा 1.5 दे के पैदा नहीं होता है। तो उसको अगर एक रेंज बना दिया जाए कि 5 से 6 के बीच में कोई बच्चा हो, या 5.5 से 6.5 जो भी है, तो उस तरह का रूल बनाना चाहिए रेंज का। एक डेट फिक्स कर देंगे तो बच्चे इस तरह से पैदा नहीं होते। जवाहर सर, मेरा आपसे सवाल, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जहां प्राइवेट स्कूल 3-3.5 साल में बच्चों को प्ले में एडमिशन दे रहे हैं, प्री नर्सरी में एडमिशन दे रहे हैं, उन्हें बैठना, बच्चों के साथ रहना, माता पिता से थोड़ी देर दूर रहना सिखाया जा रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि वो लोग कितने ऐसे लोगों की संख्या होगी जो अपने बच्चे के 6 साल तक होने का वेट करेंगे और फिर वो सरकारी स्कूल में जाके दाखिला कराएंगे जहां दीवारों में दरार है और छत टपकती है? हाँ, नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा सर। ये कौन चाहेगा ये मेरे बच्चे को इस हालत में? कोई बहुत गरीब से गरीब आदमी भी 300 रुपए दे के प्राइवेट स्कूल में डाल देता है, ये मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन इसमें एक परिवर्तन मुझे दिख रहा है 1 साल बाद, 2025 से, जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि उसमें 8 से 14 के बदले 3 साल की उम्र से स्कूल में भर्ती का प्रावधान है और स्कूलों की इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सिर्फ डर ये लगता है कि अभी जब पहली से ही ये हालत है तो और 3-4 कक्षाएं कहां से लाएंगे स्कूल? ये वाजिब कहा, क्योंकि जो मौजूदा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो जो मौजूदा क्लासें हैं उन्हीं के लिए क्लासेस नहीं बन पा रही हैं। कहीं क्लास में खाना बन रहा है, कहीं गाय बंधी हैं, कहीं चारा रखा है, तमाम चीज़ें हैं। मैं ज़रा इस वक्त कमल जी के पास जा रहा हूँ। कमल विश्वकर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं एमपी अभिभावक संघ के। कमल जी, देखिए, गरीबी है और बहुत गरीबी है देश में, मध्य प्रदेश में भी गरीबी है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे यहाँ माता पिता इतने भगवान स्वरूप हैं कि वो अपना पेट काट लेंगे, 2 रोटी की 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ें। 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के नाम पर। मैंने फूंक इसलिए कहा क्योंकि अगर खर्च किए होते तो उसके शायद परिणाम भी दिख रहे होते। इतने पैसे खर्च हुए, इतने पैसे खर्च हुए, बावजूद उसके नतीजा नील बटे सन्नाटा। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षा का तो बंटा डार कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 20 वर्षों में। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 1,19,034 स्कूल थे। 2018 में 22,000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए। 22,000 स्कूल बंद करने के बाद जिस तरह से जो 50 लाख बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित होते थे,
आज 1.5 करोड़ के आसपास को होते थे, लेकिन आज 60 से 70 लाख तक रह गए हैं। दूसरी चीज, जब इस वर्ष 7 लाख एडमिशन नहीं मिले हैं मध्य प्रदेश में। अगर शिक्षा की कंडीशन देखें, 50,000 स्कूल में तो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, 40,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है, 14,000 स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है, और 7,000 स्कूलों में प्रिंसिपल रूम तक नहीं है। अभी मैं कल का समाचार देख रहा था, और स्कूलों में टीचर तो बिल्कुल है ही नहीं। आज लगभग 70,000 स्कूल में टीचरों की है। तो कहीं ना कहीं जाकर राज्य सरकार ने जिस तरह से शिक्षा के साथ काम करना नहीं चाहती है, और प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण दे रखा है, जिस तरह से जितने भी एक्ट बने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर आज मध्य प्रदेश में शिक्षा के हालात ऐसे हो चुके हैं कि सरकार बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े इवेंट करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस टाइप के नारे भी देती है। लेकिन आज अगर आंकड़े आपके बयां करते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की शिक्षा को 20 साल में बंटाढार किया है। डॉक्टर जवाहर सर, क्या ये थोड़ा सा विरोधाभास आपको नहीं लगता है कि बजाय सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे में जो एडमिशन्स होते हैं वो 25% जो सीटें आरक्षित रहती हैं वो एक सुविधा दे दी है। गरीबों के लिए अच्छी चीज है, लेकिन शायद ये थोड़ा विरोधाभासी भी है कि आप अगर अपने सरकारी स्कूलों को ही इतना बेहतर कर पाते तो उससे 2 लाभ होते। पहला, आपको माफ कीजिए, निजी स्कूलों में ऐसा कोई कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी, और दूसरा, पेरेंट्स के पास एक बेहतर ऑप्शन होता, कंपटीशन बिल्कुल खत्म है। आपके पास केवल और केवल एक ही चॉइस है कि आपको निजी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना ही होगा अगर आप उसकी अच्छी शिक्षा चाहते हैं। नहीं, विरोधाभास है जरूर, लेकिन सरकारी जो आपने 2 लाख करोड़ की बात कही, उसमें सिर्फ मैं एक आंकड़े में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका, कि इसमें से 80% जो पैसा है वो तनख्वाह देने में चला जाता है। जो 20% बचता है उसमें क्या आप अधोसंरचना बनाएंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे या क्या नवाचार करेंगे, बहुत कम है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि जीडीपी का 6% होना चाहिए, तभी पर्याप्त होगा। लेकिन यहाँ बात पैसे की नहीं है, विस्तार की है, कि जब आप स्कूल बंद कर रहे हो तो शिक्षा का विस्तार हो कहाँ रहा है। तो इनके पास विकल्प ये है कि ये उठाकर हम प्राइवेट के ऊपर डाल दें कि भाई तुम पढ़ाओ बच्चों को, हम जो शासकीय स्कूलों में खर्चा कर रहे हैं वो आपको दे देंगे। तो विस्तार के लिए इन्होंने किया है, और मुझे लगता है अच्छा आइडिया नहीं है। उनको खर्चा करना पड़ेगा अधोसंरचना पे, और कुछ पीएम श्री स्कूलों का जो की व्यवस्था जो की गई है उसमें लगता है स्कूलों में कुछ सुधार होगा, लेकिन कितने हो जाएंगे? लाख में से 1000 हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इस वक्त डिबेट में मधु श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप प्रिंसिपल रही हैं भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल शिवपुरी की, और अभी रिटायर्ड हैं। मधु जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। आप तो गुरुजन हैं हमारी, आपको सादर प्रणाम है। मधु जी, मैं सवाल आपसे ये पूछता हूं पहला, कि इस बार 5500 स्कूल, 5500 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं एमपी में जहां फर्स्ट क्लास में कोई एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो ये तो बोनी खराब हो गई मैडम। अगर पहली क्लास में बच्चा नहीं आएगा तो इसका मतलब उन तमाम स्कूलों में साल दर साल जब जब क्लासेस प्रमोट होंगी एक क्लास रिक्त ही रह जाएगी। इस बार फर्स्ट में कोई आया नहीं तो अगली बार सेकंड में कोई नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में कोई है ही नहीं। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो सरकारी तंत्र, जो शासकीय स्कूल जो चलते हैं, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, जब ऐसी स्थिति नहीं होती थी, बच्चे शौक से स्कूल जाते थे, पेरेंट्स भेजते थे और हम लोग सब पढ़ते थे। हम भी उसी स्कूलों में पढ़े हुए। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां परिवर्तित होने लगी और सारा ढचरा ही बदल गया। अब गवर्नमेंट स्कूल या शासकीय स्कूल की हम बात करें तो जैसा कि अभी किसी ने कहा है कि उसमें पैसे का खर्च टीचर पे ज्यादा आता है, स्कूल पे। तो शिक्षा ऐसा तंत्र नहीं है जो कि आपको कोई लाभ दे सके। उसमें तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो उसके आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। स्कूल की व्यवस्थाएं सुधारना, टीचर का होना और बिल्डिंग का होना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों को मिलना, अगर ये सब मिलेंगी तभी स्कूल में बच्चे आएंगे। एक कारण और है यहाँ बच्चे नहीं आने का, वो ये है कि एडमिशन की उम्र में बदलाव किया गया था। इस वर्ष 23-24 के बाद बदलाव किया गया था कि 4 साल का बच्चा एलकेजी में, 5 साल का बच्चा
यूकेजी में और 6 साल का बच्चा फर्स्ट में आएगा। पर जो बच्चा 15 अप्रैल को 6 साल का हो रहा है उसे हम फर्स्ट में एडमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि वो 6 साल का हुआ नहीं है, 15 दिन बाद होने वाला है 6 साल का। लेकिन उसने यूकेजी की पढ़ाई तो करी है, अगर उसको फर्स्ट में एडमिशन लेना है तो उसको पिछली कक्षा में जाना पड़ेगा, बैक फिर से उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि स्कूलों में संख्या में कमी आई है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है शिक्षकों का। अब मैं हमेशा हर गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षकों की धीरे धीरे कमी होती गई। नए रोजगार के जो जो लोग हैं जिनको चाहिए उन्हें दिया नहीं गया, जो क्वालिफाइड है वो आ नहीं पाए और ज्यादा भर्ती भी नहीं हुई। तो इतने सालों में धीरे धीरे वो कमी अब एक विकराल रूप में सामने आ रही है हमारे। जो हमने इतने साल भर्तियां नहीं करी, जो हमने स्कूलों को सही नहीं व्यवस्थाएं करी, वो एक विकराल रूप में अब हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं। उसका नतीजा है कि आज इतने सारे स्कूलों में फर्स्ट में बच्चे ही नहीं है, तो सेकंड का क्या होगा, फिर आगे थर्ड का क्या होगा जहां बच्चा ही नहीं है अभी। तो ये परिस्थिति बहुत ही भयावह है। इसको अगर हमको सही करना है तो सबसे पहले हमें अपने शासकीय स्कूलों की स्थिति सुधारनी होगी और शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। जब शिक्षक होंगे तो बच्चे भी आएंगे। एक और कारण भी है कि आजकल कोई भी अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कराना नहीं चाहता। उनको ऐसा लगता है कि हमारे ज्यादा अच्छा इसी पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा मधु जी इसके बाद, लेकिन उससे पहले मैं जरा कमल जी के पास जा रहा हूं। कमल जी देखिए, अब जो ये एज वाली बात आ गई है, हमारे जो दोनों शिक्षाविद हैं मधु जी हों और साथ ही साथ डॉक्टर जवाहर सर हों, उन दोनों ने इसका जिक्र किया कि उम्र की डेट को लेके बड़ा ये एक दिक्कत रहती है। देखिए मेरी समझ में सीधी बात यह आती है कि बच्चा तो बच्चा है, अपना वक्त पूरा होगा तभी बच्चा वो पैदा होगा। ये एफडी तो है नहीं साहब कि 1 महीना और एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा ब्याज और मिलेगा, या 2 महीने और एक्सटेंड के लिए बाद में निकाल लेंगे एफडी अपनी। ये 15 दिन के चक्कर में जो बच्चे का साल खराब हो रहा है, या 10 दिन के चक्कर में, इसमें तो बच्चा पिछड़ जाएगा। जब बच्चा नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उसका 1 वर्ष वैसे ही खराब हो जाएगा। तो एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूलों में आपके पास ऑप्शन है कि आप कम से कम फर्स्ट नहीं तो आप यूकेजी शुरू करा दीजिए, एलकेजी शुरू करा दीजिए, प्ले शुरू करा दीजिए, वहां सरकारी स्कूल में यह बाध्यता आ जाती है पेरेंट्स के सामने। यह कितना बड़ा फैक्टर है बच्चों की नफरी या उनकी तादाद को लेकर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। मैं दोनों ही हमारे सम्मानित शिक्षाविद हैं और इनका मैं सम्मान भी करता हूं। और एज फैक्टर का लेकर तो सरकार को इसको, शिक्षा विभाग को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। एक तरफ आप निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरफ अपने स्कूलों को ध्वस्त कर रहे हैं। मैं इससे हटके एक और बात, अभी जो आपके आंकड़े देख रहा था, जिसमें से लगभग प्राइमरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 63,000 स्कूल बचे हुए हैं। उसमें से अभी 40,000 का आपने आंकड़ा दिया कि इतने स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं, इसमें 1 से 10 तक ने, और इसमें इतने। तो कहीं ना कहीं जाकर अगर 63,000 स्कूलों में से अगर ये 40,000 स्कूल निकाल दिए जाएं तो 23,000 ही स्कूल बचे। जब 23,000 स्कूल में ही एडमिशन ही नहीं हो रहा है 40,000 स्कूलों में, तो सरकार जिस तरह से कहीं ना कहीं जाकर इस मुद्दे को गंभीर रूप है, और जो आज स्थिति बनी हुई है कोई 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में नहीं बन गई है। इससे पहले अगर मैं कोई आरोप लगाऊं या जैसे मान लो मानिए अभी वर्तमान के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी उदय प्रताप राव साहब जी, इससे पहले भी मंत्री रहे, इससे पहले, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जाकर सरकार ने दूरगामी परिणामों को समझना होगी कि आने वाले समय में क्या होगा। और जब एक तरफ आप प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध बिल्डिंग, चकाचौंध व्यवस्थाओं में बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार को भी आज कोई एक और पॉइंट ये निकल के आता है कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने एक सीएम राइज स्कूल लेके आए, लगभग 5 से 6 साल हो गए। इनका जो टारगेट है कि 9,000 स्कूल बनाना है और एक स्कूल का 40 करोड़ का बजट रखा है। लगभग पहले 28,250 करोड़ का बजट था, इस बार बजट में 200 करोड़ रुपए और बजट बढ़ाया 3,000। लेकिन अब उन स्कूलों की 5 साल में अभी तक लगभग 300-350 स्कूल बना है। यानी कि अगर उससे परिणाम को देखते हुए तो इनको 90 साल लग जाएंगे स्कूल में। और जिस तरह से जो आरटीआई जो एक्ट है उसमें जो शिक्षा का कानून है उसमें क्लियर दर्शाया गया हर 3 किलोमीटर पे एक स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज स्कूलों को ये बंद करते जा रहे हैं। तो इसका परिणाम आने वाले समय में तो सरकार, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार निजी हाथों में अपना शिक्षा, भी एक समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा था कि पीपीली मूड में देना चाहती है कि आपने
26,000 22,000 स्कूल पहले बंद कर दिए, 13,000 स्कूल और बंद करना चाह रहे हैं। और जो बचे स्कूलों में से 90% स्कूल बंद करके 12,000 कुछ स्कूल जो बचेंगे वो आप निजी स्कूलों को देना चाहते हैं। तो शिक्षा का तो मध्य प्रदेश में बंटाढारी हो रहा है ना। ठीक, ये जब आपने स्कूल बंद होने की बात जब दोबारा कही है, तो इसमें बंद होना और मर्ज होना ये दो चीजें हैं। जवाहर सर के पास मैं जा रहा हूं। जवाहर सर, कई सरकारी स्कूलों को यह कहकर मर्ज कर दिया जाता है कि वहां बच्चों की तादाद नहीं है, बच्चे आते नहीं हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसे दूसरी तरीके से नहीं देखना चाहिए कि अगर आपकी व्यवस्था बेहतर होती तो बच्चे वहां जरूर आते। देखिए, जहां आबादी होगी वहां बच्चे होंगे और बच्चों को स्कूल की जरूरत होगी, लेकिन आपके स्कूल ही अगर इस तरह के हों कि पता नहीं कि कब किताब खुलने से पहले स्कूल की छत खुल जाए, तो बच्चे क्यों जाएंगे वहां? फिर आपको मर्ज करना पड़ेगा और तब आप पेरेंट्स पर डाल देते हैं कि चूंकि पेरेंट्स बच्चों को भेजते नहीं है तो ये स्कूल हमें मर्ज करना पड़ रहा है, ये हमें खोलना, ये बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है। अव्यवस्था की वजह से ही स्कूल मर्ज या बंद होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक और विषय है जिसको हमको चर्चा करनी चाहिए इस वक्त, वो ये है कि टीचरों की कमी। आपने कहा मध्य प्रदेश का औसत जो है वो उतना बुरा नहीं है, बच्चे के और टीचर का अनुपात जो है। हाँ, लेकिन कहाँ गए फिर वो टीचर? अगर अनुपात ठीक है तो शहरी इलाकों में टीचर ले लेता है ट्रांसफर और वहीं रहना चाहता है, ग्रामीण इलाकों में टीचरों की कमी रहती है। तो ट्रांसफर पॉलिसी में जब तक आप काम नहीं करोगे, एक जगह 3 मैथ्स के टीचर है, दूसरी जगह एक भी टीचर नहीं है, ये त्रुटि बनी रहेगी और स्कूल बंद होंगे, क्योंकि वहां टीचर नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए छोड़ देते हैं बच्चे। किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जहां उनको तकलीफ ज्यादा होती है, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। मधु मैम, एमपी से ही खबर आई थी कई साल पहले, मुझे साल याद नहीं आ रहा है, जब एक शायद डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर महोदया थी और उन्होंने अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया था और बड़ा अच्छा लगा था वो तस्वीर देख के। और हम भी उम्मीद कर रहे थे कि अब चूंकि डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर साहिबा की बच्चियां पढ़ रही हैं तो शायद स्कूल का कुछ उद्धार हो जाएगा, आसपास के भी स्कूल सुधर जाएंगे। आप जब तक प्रिंसिपल रहीं, कभी आपके स्कूल में ऐसा हुआ कि कोई संभ्रांत परिवार का कोई बच्चा आपके स्कूल में आया हो एडमिशन लेने के लिए? एक मिसाल के तौर पर कि देखिए, हम तो जी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे, हमें पूरा भरोसा है सरकारी सिस्टम पर। तो ऐसा कोई संभ्रांत परिवार आया आपके सामने कभी जिसने पहली दूसरी में अपना बच्चे का एडमिशन कराया हो? हाँ, मैंने देखा है स्कूल के टीचर्स या उनके बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन वो भी आज से करीब 20 साल पहले पुरानी। नहीं मधु मैम, मैं थोड़ा सा आपसे एक सॉरी बोलूंगा। स्कूल के टीचर्स का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि स्कूल के टीचर्स की एक तरीके से मजबूरी हो जाती है। मम्मी अगर टीचर हैं तो बच्चा नजरों के सामने रहेगा तो बेहतर रहेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा कोई शख्स जो स्कूल में कर्मचारी ना हो और वो अच्छे खासे पैसे वाला, उसने एडमिशन कराया हो? हाँ, ऐसे मैं बता रही हूँ ना, वही कि आज से 25 साल पहले ऐसा था, जब बिजनेसमैन के बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े अफसरों के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना पसंद करते थे। और आपको शायद ये ध्यान होगा कि पहले जो ये आती थी मेरिट लिस्ट, उसमें एमपी के गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे मैक्सिमम होते थे, बाकी प्राइवेट स्कूल के बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं आते थे। तो ऐसा इसलिए था कि तब पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी और व्यवस्थाएं ठीक होंगी, इसलिए ऐसा होता था। हम खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, तब भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। मेरे पापा प्रोफेसर थे, फिर भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी। पर वो अब की स्थिति बदल चुकी है, अब स्थिति और सोच भी बदल चुकी है। अब दिखावे की दुनिया है। अब हर पेरेंट्स ये सोचता है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग है, जितना बड़ा स्कूल है, उसी में मैं अपने बच्चे को भेजूं। ये एक जो आपाधापी की जो रेल सी चल पड़ी है लोगों के मन में, वो ये है कि हम दिखावे में कहीं भी दौड़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है भेजने को। आज जहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख फीस लग रही है, वहां भी बच्चा जा रहा है, और उसी थोड़े कम स्तर में 25-30 हजार में भी बच्चे जा रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ काम करने वाली बाई का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जाता है। मैंने पूछा एक बार उससे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जाते, तो बोले कि इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ बस बैठा के रखते हैं हमको और खाना बीच में दे देते हैं और छुट्टी हो जाती है, हमको पढ़ाते नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाते। तो ऐसे बहुत से रीजन है। टीचर होगा नहीं वहाँ तो पढ़ाएगा कौन? सबसे पहली बात तो यही है कि टीचरों की कमी सबसे बड़ी जो है हमारे स्कूलों की दुर्दशा का कारण है। टीचर बढ़ाना चाहिए, टीचर हर स्तर पर होना चाहिए। जैसे हमको नंबर के हिसाब से टीचर मिलता है किसी स्कूल में, पर सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर होना चाहिए। किसी विषय में अगर बच्चे कम हैं और उसका टीचर हम ना रखें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तमाम तरह की दिक्कत है मैडम। क्लासरूम भी तो चाहिए,
पता लगा हाँ। क्लास की 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पश्चिम में चली गणित की क्लास, पूरब में चल रही है साइंस की क्लास, उत्तर में पता लगा एसएसटी कुछ पढ़ाया जा रहा है और उधर भौतिक अलग चल रहा है, और वो एक ही क्लास में हो रहा है। ये बच्चों की सबसे पहले भवन चाहिए, भवन हाँ, के जाहिर साथ बात। बिल्डिंग होनी मैं चाहिए। जवाहर सर बहुत सारी आपसे समस्याएं, जी, बहुत सारी समस्याएं हैं। जवाहर सर एक बात पूछता हूं मैं आपसे, देखिए सुविधाओं को देने में सरकार ने कोई कमी नहीं बरती है। मिड डे मील योजना शुरू हुई, बड़ी अच्छी योजना थी, लेकिन समस्या यह है कि मिड डे मील योजना में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, उन्हें नॉनवेज खाना मिल जाता है, कभी छिपकली मिलती है, कभी कॉकरोच, कभी सांप बिच्छू, सांप पता नहीं क्या क्या निकल आता है। ये भी चीजें जो लापरवाही तस्वीरें सामने आती हैं, ये भी पेरेंट्स का मुंह भंग कर देती हैं क्या, कि बच्चे को वहां भेजेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, क्या खाएगा। ये बात सही है कि खाने के लिए भी कई बच्चे जाते हैं, लेकिन इसमें एक प्रयोग जो हुआ है वो इस्कॉन ने किया था कि सरकारी स्कूलों में एक प्रदेश पूरा लेकर वो खाना दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन खाना देते हैं। तो उस तरह का प्रयोग किया जाना चाहिए। टीचरों को अगर खाना बनाने में लगा दे तो पढ़ाई क्या होगी, वो व्यवस्था जवाहर क्या सर, होगी। मैं माफी चाहता हूं आपसे। देखिए सर, चुनाव हो तो टीचर भेज दीजिए, जनगणना हो तो टीचर को भेज दीजिए, पढ़ाई के अलावा टीचर से सारे काम। अब अगर टीचर खाना भी बनवाने लगे सर रसोई की जगह, तो फिर तो वो यही है। हाँ, भगवान वो भरोसे यही हो रहा जाएगी है। सर। नहीं, वो यही रहा है। हाँ टीचरों से खाना क्यों बनवाएं? जी, ठीक है सर। सर देखिए, अब हमने इन्हीं चीज़ों पे चर्चा की, बाकी एक बात पे सब लोगों की जो एक ही राय है वो ये कि जब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी नहीं, इस स्थिति को सुधारने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। एक अच्छे भवन हो, कम से कम क्लासरूम उतने तो हों जितनी क्लास आप चला रहे हैं। दूसरा, कम से कम आपकी छत ना टपकती हो, दीवारों में दरारें ना हो, पंखे लटकने को तैयार ना हो, लाइटें जलें। ये अगर आप बेसिक सुविधा दे देंगे तो शायद कुछ स्थिति होगी। दूसरा, टीचर्स की नियुक्ति बहुत ज़रूरी है। अतिथि शिक्षकों के दम पर स्कूल चलाए जा रहे हैं। सम्मान करता हूं उन तमाम अतिथि शिक्षकों का जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी से स्कूलों की स्थिति संभाल रखी है। और तीसरा जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि इतना अगर बजट खर्च हो रहा है तो उसमें या तो आपको उस बजट को देखना होगा कि वो कहाँ खर्च हो रहा है, या उसमें इजाफा करने की ज़रूरत है तो इजाफा करना पड़ेगा, वरना इसी तरह से सरकारी स्कूल धीरे धीरे वो पुरातात्विक कुछ अवशेष बनकर रह जाएंगे। और हम भी कभी जाया करेंगे और बताया करेंगे पोतों को अपने कि देखिए ये भी एक स्कूल हुआ करता था, सरकारें चलाया करती थी, कई साल पहले की ये बात है। बहुत धन्यवाद है आपका जवाहर सर, मधु मैम, कमल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। छोटा से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार में तमाम बड़ी खबरें हैं, जल्द लौट रहे हैं।